Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या सीखेंगे? वही दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती है इस टॉपिक में ना। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को और अच्छे से करेंगे, बिल्कुल है। आप ध्यान से देखना, बिल्कुल पेशेंस रख के। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ाई की है इस चैप्टर में, वो हमने क्या क्या किया है कि हमने ग्राफिक सॉल्यूशन देखा, इसका एलिमिनेशन मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। अब हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की, वो किस टाइप की होती है? कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चे कुछ इस टाइप की आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं और आपने इसको सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा फील कराऊंगा कि हम जो इसका फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है बेसिकली, है। तो आप देखना बच्चे, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड का, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था, पहले उसकी बात करते हैं। हमने ये सीखा था कि हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अभी भी हम इसका फॉर्मूला बनाने के लिए एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूं कि y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा बच्चे? इसको b2 से इंटू करना होगा और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा b1 से, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया बच्चे a1 b2 x, है ना, प्लस ये हो गया b1 b2 y प्लस ये हो गया c1 b2 और इक्वल टू में जब 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, है। सिमिलरली मैं इसको भी कर रहा हूं। तो आप देखेंगे a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि अगर साइन सेम है तो साइन को चेंज करते थे और एलिमिनेट करते थे, है ना। तो साइन यहाँ पे सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, साइन चेंज कर देता हूं, है ना। तो बच्चे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब दिस माइनस दिस करना है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो x कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 b2, फिर ये माइनस a2 b1 और x को बाहर कॉमन ले लेता हूं, है ना। दोनों का x बाहर कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ये तो कैंसिल हो चुका है। अब यहां पे देखेंगे भाई, यहां पे क्या आने वाला है? c1 b2 और माइनस c2 b1, ठीक है, और इक्वल टू में 0 माइनस 0 0 ही आएगा। तो यहां तक भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे भी इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, मैंने एक काम किया इसमें। मैंने काम ये किया कि इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं, या फिर चलो नहीं ले रहा वरना कंफ्यूज हो गया। आप फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूं। देखो, a1 b2 माइनस a2 b1 अभी मैंने एज इट इज रहने दिया, और ये जो टर्म थी इसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो बच्चे जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये उधर गया तो ये क्या बन गया बच्चे? c2 b1, और ये उधर जाके माइनस का हो गया c1 b2। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू निकालता तो कैसे फाइंड आउट करता बच्चे? ये और डिवाइड में आ जाता ये, है ना। तो c2 b1 माइनस c1 b2 और होल अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाती, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अब
इसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था क्या चीज, x। अगर मैं सिमिलरली x को एलिमिनेट करके अगर y फाइंड आउट करता तो रिजल्ट क्या आता, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहीं पे साइड में करा देता हूँ थोड़ी सी जगह लेके, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। लेट्स सपोज कि अगर मैं x को एलिमिनेट करता तो फिर मैं इस वाली पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप ध्यान देना। मैं a2 से इसको मल्टीप्लाई करता और इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता किससे, a1 से, है ना बच्चे। इस टाइम मैं इससे नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जगह कम है इसीलिए मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना प्लीज। तो बच्चे यहाँ पे क्या आता, a1 a2 x आता, a1 a2 x। यहाँ पे क्या आता, b1 a2 y आता, प्लस का b1 a2 y। और यहाँ पे क्या आता, c1 a2 आता, तो c1 a2, और राइट हैंड साइड में तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आता। अब a1 से इसको मल्टीप्लाई करता तो a1 a2 x, है ना। अब यहाँ पे क्या आता, a1 b2 y, a1 b2 y। और यहाँ पे क्या आता, a1 c2 या c2 a1, बात एक ही है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता। अब फिर से हम क्या करते बच्चे, साइन चेंज करते, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाता है इस केस में। अब दिस माइनस दिस करते, तो सिमिलरली वही y कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बचता, b1 a2 माइनस a2 सॉरी a1 b2, ठीक है बेटा। और ये y आ गया बाहर कॉमन, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे क्या आता, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और इस साइड में राइट हैंड साइड में 0 बचता, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैंने एज इट इज रहने, तो b1 a2 a1 b2 इंटू में y, और ये ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो जाती है c2 a1 और ये नेगेटिव c1 a2। तो अगले स्टेप में y की वैल्यू क्या देखने हैं बच्चे आप, सॉरी c2 a1 माइनस c1 a2 और होल अपॉन में b1 a2 माइनस a1 b2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब मैं एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूं इन दोनों ही वैल्यू में, आप ध्यान से देखना। मैंने क्या किया बच्चे कि ऊपर से और नीचे से दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, और माइनस को कॉमन लेके दोनों माइनस को काट भी लिया। तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो सारे वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इस वाली वैल्यू को पहले लिख लेता हूं। तो c1 a2 ये नेगेटिव हो जाएगा, c2 a1। सिमिलरली ये पॉजिटिव हो जाएगा a1 b2, और ये नेगेटिव हो जाएगा b1 a2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अब थोड़ा सा इसमें भी सेम चेंज कर रहा हूं मैं, इसमें से भी मैं ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन ले लेता हूं। तो बेटा ध्यान से देखेंगे जरा एक बार। तो जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, c1 b2, है ना, c1 b2, और ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी c2 b1, c2 b1, और होल अपॉन में सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव टर्म बन जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है बेटा। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब एक बार ध्यान से मैं बच्चे इसका ना फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना, और फिर मैं आपको अच्छे से एक बार सारा समराइज करा दूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, आपके पास इक्वेशंस तो लिखी हुई दिख ही रही है, ये इक्वेशन होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि x y 1 इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में। बेसिकली आपको ये चीज याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला कैसे बना है ना। मेन आपका ये फॉर्मूला ही है, और इसको याद करने का भी बहुत इजी तरीका है, ठीक है बच्चे। तो ऐसा भी नहीं है कि इसको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात है, और मैं आपको भी सारा बताऊंगा एक बार इसको रफ करके दोबारा से, ठीक है। आप ध्यान से देखना, बस देखो, बस आपने याद रखना है कि ये स्टार्ट होता है b से और b में 1 से, ठीक है। फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है b से स्टार्ट होता है और b 1 से। अब b के बाद क्या आता है बच्चे, c आता है, 1 के बाद 2 आता है ना। इतनी बात तो समझ में आती है। फिर बीच में माइनस, अब ये b1 था
तो इसीलिए ये हो गया B2 और ये C2 था तो ये इसीलिए हो गया C1। अब ये C1 पे एंड हुआ है ना, तो अगला जो स्टेप शुरू होगा वो C1 से ही शुरू होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा C1। अब C के बाद D तो नहीं है, तो इसका मतलब दोबारा से A पे आ जाएगी बात, तो C के बाद आ जाएगा A और 1 के बाद आ जाएगा 2, फिर माइनस। अब ये C1 था तो ये C2 हो गया, ये A2 था तो ये A1 हो गया। ठीक है, अब ये A1 पे एंड हुआ है तो A1 से ही शुरू होगा A1। अब A के बाद आता है B, 1 के बाद आता है 2। अब माइनस ये A1 था तो हो गया A2 और ये B2 था तो ये हो गया B1। ठीक है बच्चे, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है अगर मैं ये फॉर्मूला है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यही फॉर्मूला है जो आपने सभी क्वेश्चंस में यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बन रहा था, बस मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था, तो आपने बहुत अच्छे समझी भी है। और अभी और ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं अगले स्टेप में। मैं अगले स्टेप में इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर करने जा रहा हूं, और सिमिलरली इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर करूंगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, x अपॉन में क्या है B1 C2 B2 C1 इक्वल टू, इससे कंपेयर किया तो 1 अपॉन में क्या था बच्चे, A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहां पे लाइन डाल के मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो y अपॉन में C1 A2 C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से मैं x सॉल्व कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखेंगे, x जब मैं सॉल्व करूं तो ये डिवाइड से इनटू में चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर ये चला गया, यानी कि आ गया B1 C2 B2 C1 होल अपॉन में एज इट इज रहा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बच्चे, अभी ध्यान से देखेंगे। सिमिलरली यहां से भी मैंने y फाइंड आउट किया तो ये ऊपर चला गया, यानी कि C1 A2 माइनस C2 A1 होल अपॉन में ये एज इट इज A1 B2 माइनस A2 B1। हाँ तो बच्चे अब जरा ध्यान से देखना कि जो हमने x और y निकाला है ये फॉर्मूले से ही निकाला है ना, और अब हम अपने x और y को, जो मैंने ऊपर आपको वेरिफिकेशन बताई है, ठीक है, जो आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला बनाना सिखाया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं क्रॉस चेक करके कि हमारा सही है या फिर नहीं, है ना। तो देखते हैं x की वैल्यू बच्चे ये है ना, तो मैंने x की वैल्यू को कंपेयर किया, ये रहा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, आप खुद चेक करो। जैसे कि B1 C2, देखो B1 C2 ये रहा, माइनस B2 C1 ये रहा, बिल्कुल ठीक आ रही है। डिनोमिनेटर में देखा A1 B2 माइनस A2 B1, बिल्कुल ठीक आई है x की वैल्यू। सिमिलरली मैंने y को क्रॉस चेक किया, कितना है C1 A2, तो देखो C1 A2, ठीक है, माइनस C2 A1 होल अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1, तो बिल्कुल ठीक है बच्चे। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कर। तो बेटा देखते हैं एक बार इसको आगे है, तो थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको। पहले हल्का पुल्का रफ कर देता हूं जितना हो सकता है, ठीक है, फिर आप इसको एक साथ नोट कर लेना। और यहां से ये रफ कर देता हूं मैं। चलिए अब देखते हैं एक बार है। तो बेटा ध्यान देना एक बार, देखो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, x के कोफिशिएंट A1 A2 है, y के कोफिशिएंट B1 B2 है, और ये कांस्टेंट वैल्यू C1 C2 है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको क्यों कहते हैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो लेट्स से कि आप x y और ये 1 है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, ये 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब ये होता क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं बेटा इनके कोफिशिएंट्स। तो B1 से स्टार्ट करते हैं, B1 B2 C1 C2, ठीक है, फिर A1 A2 और फिर B1 B2, कुछ इस तरीके से, है ना। ठीक है बेटा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा इसके यहाँ पे ले आता हूँ और 1 को यहाँ पे ले देता हूँ। अब देखिए, अब होता क्या है कि बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसको इससे, सिमिलरली इसको इससे और इसको इससे। अब ध्यान देना एक बार, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये x ये y और ये 1 मैं इनके अपॉन में लिखूंगा अभी, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे प्लीज।
अब जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा, B1C2 आएगा। ध्यान से देखो, B1C2, फिर बीच में माइनस का साइन, B2C1 आएगा, है ना। तो B2C1 क्लियर है। अब सिमिलरली इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, C1A2 आएगा। तो C1A2, बीच में माइनस का साइन, C2A1 आएगा। तो C2A1, फिर A1B2 आएगा, फिर A2B1 आएगा, है ना, A2B1। तो बच्चे आप इस चीज को देखो और इस फॉर्मूले को देखो जो मैंने आपको ये लिखवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, बिल्कुल डिटो सेम फॉर्मूला है, और इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे एटलीस्ट यहाँ तक की वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, ठीक है। 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना तो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड और समझते हैं अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर 60 पे है। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, कॉमा, इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम। भैया बैंगलोर के बस स्टैंड से हम 2 टिकट खरीदते हैं, कहाँ के लिए, मलेश्वरम के लिए, एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, कॉमा, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। और इस चीज की टोटल कॉस्ट कितनी आती है बच्चे, 46 रुपीज आती है ना। बट इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, यानी कि अगर हम 3 टिकट खरीदते हैं मलेश्वरम की, एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹74। तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है बच्चे, 74 आती। तो आपसे बोला गया है कि फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर, ठीक है। आपने फेयर बताना है बेटा कि बैंगलोर का जो बस स्टैंड है वहां से लेकर के मलेश्वरम का कितना है, और वहां से लेकर के यशवंतपुर का कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट द फेयर फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर का, यहाँ पे बैंगलोर का मतलब बैंगलोर का जो बस स्टैंड है, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लेना बस स्टैंड, ठीक है। तो लेट द फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू मलेश्वरम, मैंने क्या मान लिया, X रुपए मान लिया, एंड द फेयर फ्रॉम बैंगलोर, वही ब्रैकेट में बस स्टैंड, टू यशवंतपुर ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में जैसे कि लिखा था कि क्वेश्चन में बोला था कि बच्चे कितनी टिकट लेते हैं, 2 टिकट लेते हैं मलेश्वरम की, यानी कि बैंगलोर से मलेश्वरम की 2 टिकट ली, तो एक टिकट का फेयर X है, तो 2 टिकट का कितना होगा बच्चे, जाहिर सी बात है 2X होगा, है ना। एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, और 3 टिकट लिए यशवंतपुर की, यानी कि 1 का Y है तो 3 का 3Y। तो यहाँ पे टोटल उसने कितना पे किया बच्चे, 46 रुपीज पे करते हैं यहाँ पे, है ना। तो पहली इक्वेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ऑल्सो अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, क्या बोला था दूसरी सिचुएशन में, कहता है कि बट इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, यानी कि अगर हम 3 टिकट लेते मलेश्वरम की, यानी कि 3X होता, और आगे लिखा है एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, और 5 टिकट लेते यशवंतपुर की, तो टोटल कितना पे करते बच्चे, टोटल हम पे करते 74 इस सिचुएशन में। तो आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने फेयर बताना है बच्चे, मलेश्वरम का कितना है और यशवंतपुर का कितना है बैंगलोर के बस स्टैंड से, है ना। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बट अब मैं आपको बताता हूं कि यहां तक तो आपको क्वेश्चन वैसे भी आता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करा दिए हैं। लेकिन इसके बाद हमने जो करना है वो हमारे पास देखो 3 तरीके हमने पहले सीख लिए, ग्राफिक भी सीख लिया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिया। आप इसको किसी से भी कर सकते हो, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। आप लोग ध्यान से देखना बच्चे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जनरल फॉर्म भी बताई थी, है ना। तो आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए। देखो अगर मैं बात करूं A1 A2 की, तो A1 A2 आप कितने देख रहे हैं बेटा, 2 और 3 है ना, कॉमा B1 और B2 की बात करें तो B1 और B2 कितने बच्चे, 3 और 5 है।
लेकिन अगर आप C1 और C2 की बात करें तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और बाय मिस्टेक मैंने भी इसको शिफ्ट नहीं किया, लेकिन मैं यहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखो मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वो कुछ इस तरीके से बताई थी, A1 x प्लस P1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में हमने 0 रखना है ना। यानी कि राइट हैंड साइड में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो आपने इधर ले आना है। तो सबसे पहला काम आप यही करो कि 46 और 74 को इधर ले आओ। तो जब आप इधर लेके आओगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस का 46 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बच्चे, 0 बचेगा, है ना। सिमिलरली ये 74 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेटा अब आप देख सकते हैं C1 और C2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 46 और C2 की वैल्यू माइनस का 74। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है बेटे, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला, है ना। इसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, और मैंने फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया है, तो आपको ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत भारी चीज़ याद करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 लिखना होता है, और इसको मैंने समझाया था आपको कि x के अपॉन में आप b1 से स्टार्ट करते हैं, b के बाद c आता है, 1 के बाद 2 आता है। अगर ये b1 है तो यहाँ पे b2 आएगा, c2 है तो c1 आएगा, जहाँ पे एंड होगा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो c1, c के बाद क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि d तो है नहीं, तो भैया a आ गया, 1 के बाद 2 आएगा। अब ये c1 था तो c2 आ गया, a2 था तो a1 आ गया। अब a1 पे एंड हुआ तो a1 से शुरू होगा, तो a1, a के बाद b, 1 के बाद 2, a1 है तो a2 आएगा, b2 है तो b1 आएगा। और आप देखो b1 पे एंड हुआ है, इसीलिए b1 से ही स्टार्ट हुआ था, है ना। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है बच्चे, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो x अपॉन, देखो b1 आप देख सकते हैं कितना है बच्चे, 3, तो b1 की वैल्यू डाल दी मैंने 3। c2 की वैल्यू माइनस का 74 है, माइनस का b2 कितना है, 5, और c1 कितना है, माइनस का 46 है ना। इक्वल टू में y अपॉन c1 माइनस का 46 है, c1 क्या, a2 कितना बच्चे, 3 है, फिर माइनस का c2 कितना है, माइनस का 74, और a1 कितना है, 2। अब इक्वल टू में 1 के अपॉन में a1 तो 2 है, और b2 कितना है, b2 है 5, ठीक है, माइनस a2 कितना है, 3, और b1 कितना बच्चे, b1 है 3। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो देखिए मैं करता हूँ, x अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 12, 12 का 2, 1 कैरी हो गया, और 7 इंटू 3 यानी कि 21, और 22 यानी कि 222 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे तो ये माइनस का आने वाला था, ये आ जाएगा प्लस का। 5 से इंटू करके देखते हैं, 6 पंजे 30 का 0 कैरी हुआ 3, और 4 पंजे 20 और 3 23, तो 230 आ गया, है ना। इसको देखते हैं एक बार, y अपॉन में कितना आ रहा है, तो y अपॉन में 3 से इंटू करके देखते हैं एक बार, माइनस का आएगा, ये जो भी आएगा, 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 4 3 12 और 1 13, तो 138 नेगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस का आएगा यहाँ पे, तो प्लस का कितना आएगा, 4 2 8 और 7 2 14, तो 148 ही प्लस का आ गया। अब 1 के अपॉन में क्या आएगा देखेंगे ध्यान से, 5 2 10 और माइनस 3 3 9। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे एक बार ध्यान से, तो x अपॉन में कितना आ रहा है बच्चे, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 230 है, यहाँ पे 222 है, तो 8 बचेगा बेटा प्लस का, वो भी है ना। 230 में से 222 जाएगा तो प्लस का 8 आएगा। और अगर y के अपॉन की बात करें तो कितना आ रहा है, देखो 148 में से 138 गया तो 10 बचेगा प्लस का, है ना। सिंपल सी बात है, देखो चेक कर लो, 10 ही आएगा ना, 10 आएगा बिल्कुल, ठीक है, प्लस का 10। और यहाँ पे 1 के अपॉन में ओनली 1 ही बच रहा है। अब मैंने आपको बताया भी था, जब मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि आपने क्या करना है बेटा, एक बार इसको इससे कंपेयर करना है, एक बार इसको इससे, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि वेरिएबल वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म से कंपेयर करना होता है ना। तो मैंने जब इसको कंपेयर किया तो x के अपॉन में 8 बराबर 1 अपॉन में 1 आएगा, और सिमिलरली इसको इससे कंपेयर किया तो y के अपॉन में 10 और बराबर 1 अपॉन 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू 10 आएगी, है ना, चेक कर लो आप।
तो बच्चे इस तरीके से हमने सॉल्व कर दी एक्स और वाई की वैल्यू, और किस मेथड से सॉल्व करी हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस द फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू मलेश्वरम, है ना, टू मलेश्वरम बी ₹8, है ना। कितना रुपया आया इसका बच्चे, 8 रुपये। एंड द फेयर फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर मतलब बेंगलोर का जो बस स्टैंड है उसकी बात हो रही है ना, और टू यशवंतपुर ₹20, कितना आया इसका, ₹10, है ना। ये इसके दोनों आंसर्स हो गए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। 8 और 10 बिल्कुल ठीक है आंसर, आप इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। तो बेटा देखते हैं फिर है आगे। तो एक सिचुएशन लेते हैं पहले, है आगे समझने से पहले। देखिए लेट्स सपोज कि आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए कि जनरल फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लेट्स से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने आपको है ना इसमें बताया था कि हो सकता है इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, या फिर इसके मैनी सॉल्यूशन आ जाए, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो हमने तीनों कंडीशन अच्छे से पढ़ रखी हैं और आई होप कि आपको अच्छे समझ में भी आ गई होंगी, है ना। तो तीनों कंडीशन एक बार देख लेते हैं। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखवा मैं पहले चुका हूँ। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता था हमें, है ना। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता था, तो ये भी बच्चे मैनी सॉल्यूशन का केस था और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते थे, और इन दोनों को ही हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी कहते थे, है ना, आपको याद होगा। और तीसरा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको बच्चे नो सॉल्यूशन कहते थे, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का केस था, है ना, आपको अच्छे से याद होगा ये। तो लेट्स सपोज मान लीजिए कि इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग कर दे। लेट्स से कि मैं इसी को मिसिंग कर देता हूँ, है ना, b2 आपके पास नहीं है और b2 की जगह एक अननोन क्वांटिटी p दे दी, मान लेते हैं कि p दे दी, या फिर p के अलावा कुछ और दे दिया, k दे दिया, है ना, तो कुछ भी दे दिया। और आपसे बोला गया कि इनमें से तीनों में से कुछ भी बोल दिया कि भैया मान लो कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप p की वैल्यू बताओ कि p की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब मेरे को इतनी बात समझ में आ जाती है कि मैं ये जानता हूँ कि क्वेश्चन में बोल दिया कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन लगाऊंगा मैं। तो जब मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। और a1 की वैल्यू तो a1 ही थी, नो डाउट, a2 की वैल्यू भी a2 थी, नो डाउट, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू b1 थी, लेकिन b2 की वैल्यू क्या थी बच्चे, p थी। अब ऑब्वियस सी बात है, हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको एक साइड में ले आके बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको मैंने एक साइड में रखा कि p इज नॉट इक्वल टू, देखो ये b1 है, ये इधर जाएगा तो a2 इसके मल्टीप्लाई में, और ये a1 इसके अपॉन में, कुछ इस तरीके से आएगा बच्चे। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कि p की इस वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी कि p की इस वैल्यू को छोड़ के p की हर एक वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे सिर्फ और सिर्फ p की इस वैल्यू को छोड़ के। लेकिन ये केस था यूनिक का। अब ऐसा तो नहीं है कि यूनिक ही बोले, हो सकता है आपसे बोल देता मैंने सॉल्यूशन, तो मैंने सॉल्यूशन में आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते और उसके बाद फिर p फाइंड आउट कर लेते, है ना। तो जब मैं p इक्वल टू का साइन लगा के फाइंड आउट करता तो बच्चे फिर तो आपको ईजी हो जाता बिल्कुल ही, क्योंकि इक्वल टू ही आ जाता सेम, भाई सेम ही चीज आ जाती है ना अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, है ना। तो p की इस वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन हो जाते, सॉरी मैनी सॉल्यूशन हो जाते, सिमिलरली नो सॉल्यूशन के लिए। तो बच्चे अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें से जनरली आ जाता है ना। तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ आपको। बिफोर दैट इसको रफ कर देता हूँ मैं, आपको अगर नोट करना है तो आप कर लीजिए।
तो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। और क्वेश्चन में लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p, यानी कि p की किस वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस, हैज यूनिक सॉल्यूशंस। और आपके पास जो इक्वेशन है गिवन बिलो वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये है बच्चे आपके पास इक्वेशन, और आपसे बोला है कि p की किस वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम ये जानते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंडीशन लिखेंगे, पहले कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशंस की, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन की बच्चे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, कंडीशन यही होती है यूनिक की। अच्छा, अब a1 और a2 क्या होते हैं बच्चे, x के कोफिशिएंट होते हैं a1 और a2, तो मैं पुट कर देता हूँ 4 अपॉन में 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि p अपॉन में 2, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये वाले 2 से वाला 2 एलिमिनेट हो गया, कह सकते हैं हम। वैसे एलिमिनेट करके मत दिखाना क्योंकि नॉट इक्वल है ना, तो आप एलिमिनेट करके नहीं शो करेंगे, बट ये एलिमिनेट हो गया। तो p की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p की वैल्यू 4 को छोड़ के हर एक वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक्सेप्ट 4, है ना। तो p की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, एक्सेप्ट 4। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल यही आ रही है। तो आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, p कॉमा एक्सेप्ट 4, यानी कि 4 को छोड़ के, द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16। देखते हैं एक बार उसको। तो एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 61 है, और ये भी पेज नंबर 61 था, मैं यहाँ पे 61 कर देता हूँ, NCERT, ठीक है। तो इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इस बार जो कंडीशन है वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। और आपको इक्वेशन गिवन है कुछ kx प्लस 3y और माइनस विद इन ब्रैकेट k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। और 12x प्लस ky माइनस के प्लस ky माइनस के इक्वल टू 0। तो इस बार बच्चे जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, है ना। तो उसके लिए आपसे पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए इसकी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कंडीशन क्या थी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की, जो कि होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज k अपॉन में 12, b1 अपॉन b2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 अपॉन में k, और c1 अपॉन में c2 दैट इज कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस k माइनस 3 और अपॉन में माइनस का k। तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया। चलिए अब इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं इन दोनों को ले लेता तो k अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k, है ना। लेट्स से कि मैं इन दोनों को ले लेता तो क्या आता, तो 3 अपॉन में k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, और या फिर मैं इन दोनों को ले लेता तो क्या आता बच्चे, k अपॉन में 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, कुछ ऐसा आता। तो यहां से देखिए k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36,
तो के की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं आप बेटा, √36। √36 का मतलब क्या होता है बच्चे, ±6 होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, अब देखते हैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, k² और माइनस का 3k और ये 3k, भाई इक्वल टू में 3k आएगा। अब देखिए k² तो एज इट इज रहा और ये इधर आएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा और माइनस 3k मिलके 6k हो जाएगा और इस तरफ हो गया 0। अब मैंने यहाँ से k को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया k-6 इक्वल टू 0। अब इक्वेट किया तो k की वैल्यू 0 आ गई और k की वैल्यू 6 आ गई। भाई चेक कर लो, जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो माइनस का 6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो k की ये 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो k² इक्वल टू 12k और 12 3 36, कोई दिक्कत नहीं। अब ले ट्रांसफर कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, तो k² माइनस 12k माइनस प्लस का 36 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद है 9th क्लास में आपने पढ़ा है तो कैसे करते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक बार देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि 36 से 12 लाना है तो माइनस का 12 लाना है मेरे को, किसके फैक्टर करके, प्लस का 36 को ब्रेक करके। तो 36 को ब्रेक करके 12 6 से आ जाएगा। अगर मैं 6 और 6 लेता हूँ तो 6 इंटू 6 करूँगा 36 रहेगा, 6 और 6 12 रहेगा, लेकिन माइनस का 12 चाहिए तो दोनों में साइन माइनस का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गया बच्चे, k-6 और k-6 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कराया तो k की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं आप, 6 और दूसरे से भी k की वैल्यू 6 ही आ रही है ना। तो बच्चे अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ आपस में तो k की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 6 ही आ रही है ना। बाकी एक बार आंसर में चेक करते हैं। तो आंसर में लिखा है इसके आंसर में लिखा है बेटा कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस is k equal to 6 for this value the pair of linear equations has infinitely many solution। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ओवरऑल तीनों कंडीशनों को देखते हुए k की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चे, जो कॉमन है k की वैल्यू हमें 6 मिल रही है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो और अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं हम और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उससे पहले, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप सेल्फ ट्राई करें एक्सरसाइज 3.5 को। देन जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मेरे को बताना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।